हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा बंसल और आज मैं आपको फिर से परेशान करने आ चुकी हूँ। हम पढ़ रहे थे ड्रग्स इन ऑब्स्टेटिक्स। पार्ट 1 में हमने ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने एंटी हाइपरटेंसिव जैसे कि लेबेटिलॉल और मिथाइल डोपा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी कन्वल्सेंट्स इन प्रेगनेंसी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्सल्फेट, मिडाजोलैम, डायज़ेपाम, फेनिटोइन और लीची कॉकटेल थेरेपी को। मेन कंसंट्रेशन हमारा मैक्सल्फेट पर रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन कौन कौन सी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, देन इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वेरियस रेजीम्स क्या क्या हैं, देन मॉनिटरिंग, टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मैक्सल्फेट। तो हम शुरू करते हैं मैक्सल्फेट से, जिसको हम एप्सम सॉल्ट, फॉरगॉटन मिनरल या फिर 5 सेंट मिनरल भी बोलते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो ये एक एंटी कन्वर्सेंट होता है, मींस एंटी सीजर ड्रग है। तो उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि सीजर आता कैसे है, या दौरे या चमकी आती कैसे है। जब कैल्शियम आयन एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स को बाइंड करता है तो वो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे सेरेब्रल वेसल्स में वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड एडीमा होता है। मतलब दिमाग की ब्लड वेसल्स की सिकुड़ जाती हैं और पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से दौरे या फिर चमकी आती है। तो अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात की जाए तो ये दो तरीके से, एक तो सेंट्रली एक्टिंग, एक पेरिफेरल एक्टिंग काम करता है। सेंट्रल में ये हिप्पोकैम्पस एंड सेरेब्रल कोर्टेक्स के एनएमडी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिस वजह से कॉर्टिकल डिप्रेशन होता है एंड एडीमा कम होता है एंड वेसोडाइलेशन होता है। अगर हम पेरिफेरल एक्शन की बात करें तो नंबर 1 ये एंटी कन्वल्सेंट की तरह एक्ट करता है, जिसमें ये एनएमडी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ग्लूटामेट होता है उसमें कमी आती है और सीजर थ्रेशोल्ड हमारा बढ़ जाता है। नंबर 2 ये न्यूरो प्रोटेक्टर की तरह एक्ट करता है, जिसके अंदर साइटोकाइन और एंडोटॉक्सिन की सिंथेसिस कम होती है। नंबर 3 ये टोकोलिटिक्स मतलब प्री मेच्योर लेबर पेन या समय से पहले आने वाले लेबर पेन को कम करता है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये कैल्शियम की एंट्री को कम करता है, जिसकी वजह से एसिलकोलिन का रिलीज़ कम होता है, और वो थोड़ी सी मात्रा में भी अगर रिलीज़ होता है तो मोटर एंड सेंसिटिविटी प्लेट भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस और आर्टरीज में स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। तो यूट्रस में टोकोलिसिस होती है, आर्टरीज में वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नंबर 4 एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्सल्फेट होता है, जिसमें ये एंडोथिलिन को कम करता है, जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, जिससे कि वेसोडाइलेशन होती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर हम इन शॉर्ट में समझें तो ये मैक्सल्फेट जो है ग्लूटामेट के रिलीज़ को ब्लॉक करता है, कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करता है, एनएमडी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और कैल्शियम के अपटेक को माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, वेसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर सेरेब्रल एडीमा जो है उसमें कमी आती है और सीजर की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। अगर हम इसकी प्रिपरेशंस की बात करें तो इसकी 3 प्रिपरेशंस, नंबर 1 इज़ पैरेंटल रूट से, नंबर 2 इज़ ओरल एज अ लैक्सेटिव की फॉर्म में, नंबर 3 इज़ ऑइंटमेंट और पाउडर की फॉर्म में से दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जो हमें समझनी है वो है पैरेंटल रूट। इसमें 2 टाइप की प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। नंबर 1 इज़ 20%, जिसे हम इंट्रावीनसली यूज़ करते हैं। इसके अंदर 5 ml वायल ऑफ 20% के अंदर 1 ग्राम 20% मैक्सल्फेट होता है। 50% प्रिपरेशन जो है उससे हम इंट्रामस्कुलरली यूज़ करते हैं और इसमें 2 ml वायल में 1 ग्राम ऑफ 50% मैक्सल्फेट होता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है कि 20% को हम इंट्रावीनसली यूज़ करते हैं और इसके अंदर 5 ml के अंदर 1 ग्राम ऑफ 20% मैक्सल्फेट होता है, और 50% को हम इंट्रामस्कुलर यूज़ करते हैं और 2 ml वायल के अंदर 1 ग्राम ऑफ 50% मैक्सल्फेट होता है। अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें तो इसे एक्लेम्शिया मतलब प्रेगनेंसी में आने वाले दौरों के दौरान, या फिर सीवियर प्रीक्लेम्शिया, सीजर प्रोफाइलेक्सिस, या फिर नंबर 3 इज़ प्रीटर्म लेबर पेन, समय से पहले आने वाले लेबर पेन को रोकने के लिए मतलब टोकोलिसिस, या फिर
न्यूरो प्रोटेक्शन बच्चे के लिए प्रोटेक्शन दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए 24 to 32 वीक्स पर दिया जाता है। नंबर 4 इसे ओरल एज ए लैक्सेटिव फॉर्म में दे सकते हैं। नंबर 5 इसे अगर टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो इससे सूजन भी कम होती है। अगर फर्दर हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीन्स किस मरीज़ में इसे नहीं देना चाहिए। नंबर 1 इज़ अगर मरीज़ की किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, मतलब इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। नंबर 2 इज़ अगर मरीज़ का दिल की कोई बीमारी है, मींस हार्ट ब्लॉक या मायोकार्डियल डैमेज। नंबर 3 इज़ कोई मसल की वीकनेस जैसे कि मायसीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी। नंबर 4 इज़ विद निफिडिपिन के साथ मैक्सल्फेट को कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सडन ब्लड प्रेशर को कम करवाता है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं जो कि वेरियस रिजीम्स। मोस्ट कॉमन रिजीम जो हम यूज़ करते हैं वो है प्रिटचार्ट रिजीम। इसे लोडिंग डोज फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज के फॉर्म में दिया जाता है। इसे याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है 4-5-5-5-4। तो लोडिंग डोज को समझने के लिए पहले हम 4 ग्राम इंट्राविनस मैक्सल्फेट को ओवर 5 मिनट्स देते हैं, मींस 20 ml ऑफ 20% सॉल्यूशन, प्लस 5 ग्राम इंट्रामस्कुलरली मींस 10 ml 50% सॉल्यूशन को डीप इन ईच बटक्स दिया जाता है। इसके लोडिंग डोज के 30 मिनट बाद हम मेंटेनेंस डोज देते हैं जो कि 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर हर 4 आवर्ली के इंटरवल पर, मतलब 10 ml 50% प्लस 1 ml 2% लिग्नोकेन के साथ डीप इन द ऑल्टरनेट बटक्स में दिया जाता है। इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसे हम समझते हैं। इंट्राविनस प्रिपरेशन के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि 1 एम्प्यूल माने 1 ग्राम मतलब 2 ml 50% मैक्सल्फेट। तो 4 एम्प्यूल्स माने 4 ग्राम मतलब 8 ml 50% मैक्सल्फेट। मतलब 8 ml मैक्सल्फेट के अंदर अगर हम 12 ml नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूशन करते हैं या उसे ऐड करते हैं तो 20 ml 20% सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाता है। ये अगर हम इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन की बात करें तो 50% सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशंस में, इसलिए डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब 10 एम्प्यूल्स मतलब 10 ग्राम्स मतलब 20 ml 50% मैक्सल्फेट, जिसकी हाफ डोज लेफ़्ट बटक में दी जाती है मतलब 10 ml 5 ग्राम्स, और जिसकी हाफ डोज राइट बटक्स में मतलब 10 ml 5 ग्राम दी जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि टोटल लोडिंग डोज जो होती है वो 14 ग्राम होती है और उसमें 14 एम्प्यूल्स यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें मैक्सल्फेट को कब स्टॉप करना होता है। इसे हम कंटिन्यू रख सकते हैं टिल आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी या फिर टिल आफ्टर 24 आवर ऑफ एक्लेम्शिया एपिसोड, जो भी एपिसोड हमारा लास्ट होता है। मतलब अगर 2 बजे पेशेंट को सीजर आता है और 10 बजे पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है तो हमें मैक्सल्फेट को अगले दिन के 10 बजे तक कंटिन्यू रखना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर 2 बजे डिलीवरी हो जाती है पर रात के 11 बजे अगर पेशेंट को सीजर आता है तो हमें मैक्सल्फेट को नेक्स्ट डे 11 PM तक कंटिन्यू रखना पड़ता है। मतलब डिलीवरी या सीजर जो भी लास्ट होता है उसके 24 आवर्स तक हमें मैक्सल्फेट को कंटिन्यू रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर 2 मेंटेनेंस डोज के बीच में पेशेंट को फिर से सीजर या दौरा आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। मीन्स व्हाट इफ सेकंड कन्वर्जेंस अकर आफ्टर रिसीविंग द मैक्सल्फेट। फॉर एग्जाम्पल लास्ट डोज हमने 4 PM पर दी एंड नेक्स्ट डोज हमें 8 PM पर देनी है, पर इस दौरान 5 PM पर पेशेंट को एक एपिसोड ऑफ सीजर आ गया है तो हम उसे IV बोलस देंगे 2 ग्राम या फिर 10 ml मैक्सल्फेट का एंड हम उसी टाइम से 4 आवर्ली मेंटेनेंस डोज को रिज्यूम करेंगे या शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ रेजीम्स की जो कि मैक्सल्फेट को देने के लिए यूज़ की जाती है। प्रिटचार्ट रेजीम को हम पढ़ चुके हैं।
अदर नेम है ढाका स्कोटो रेजीम, देन विम्स रेजीम, सिबाई रेजीम, एक होती है जुस्पैन रेजीम जो हम अपने रोम में यूज़ करते थे। इसका निमोनिक है 421/2 मीन्स लोडिंग डोज में हमें 4 ग्राम IV इंट्रावीनसली 20 मिनट्स में देना है, मीन्स 20 ml 20% ऑफ मैक्सल्फेट। देन मेंटेनेंस डोज में 1 to 2 ग्राम पर आवर IV इन्फ्यूजन हम इसे चला सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास इन्फ्यूजन पंप है तो 20 ग्राम को 20% इन 1000 ml ऑफ D5 एट द रेट ऑफ 100 ml पर आवर पर इसे चला सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमें याद करना है, न्यूरोप्रोटेक्शन ऑटोकोलिसिस की डोज क्या रहती है। इसे हम 24 to 32 वीक्स तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें लोडिंग डोज जो है वो 4 to 6 ग्राम इन 100 ml NS ओवर 20 to 30 मिनट्स दिया जाता है, एंड मेंटेनेंस डोज को 1 to 2 ग्राम पर आवर IV इन्फ्यूजन से दिया जाता है। और न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए अगर हम इसे देते हैं तो इसे अनटिल बर्थ कंटिन्यू किया जाता है, एंड टोकोलिसिस के अंदर इसे हम देते हैं तो इसे 12 to 24 आवर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन बंद कर देते हैं। तो ये हमारी वेरियस रेजीम्स थी। अब हम पढ़ते हैं कैसे मैक्सल्फेट को देने के लिए हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल इन द बॉडी इज़ लेस देन 2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, पर जब हम मैक्सल्फेट को देते हैं तो इसका थेरेपेटिक लेवल जो होता है वो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर या फिर 2 to 4 मिली मोल्स पर लीटर होता है। तो इसे देने से पहले हमें 3 चीज़ें चेक करनी चाहिए। नंबर 1 इज़ डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो कि प्रेजेंट होना चाहिए। Number 2 is respiratory rate should be more than 16 per minute. Number 3 is urinary output should be more than 30 ml per hour. तो अगर हम टॉक्सिसिटी देखें तो मोर देन 10 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर पर इसकी टॉक्सिसिटी शुरू होती है, जिसका फर्स्ट साइन होता है कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। नंबर 2 इज़ मोर देन 12 to 15 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर पर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस शुरू हो जाता है। मोर देन 25 to 30 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर पर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नंबर 3 इज़ हमें सीरम क्रिएटिनिन को चेक करना चाहिए बिकॉज मैक्सल्फेट जो है वो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है। नंबर 4 इज़ अगर पल्स ऑक्सीमेट्री में 95% से कम O2 सेचुरेशन अगर फॉल होती है तो दिस इज़ द बेस्ट मार्कर ऑफ टॉक्सिसिटी। सो 2 डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी इज द लॉस ऑफ द डीप टेंडन रिफ्लेक्स एंड बेस्ट मार्कर फॉर टॉक्सिसिटी इज द फॉल ऑफ O2 saturation below 95%। तो इस टॉक्सिसिटी को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले हमें मैक्सल्फेट का इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना चाहिए, प्लस ECG मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट करनी चाहिए। देन एक एंटीडोट है मैक्सल्फेट का, दैट इज़ इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिसके लिए रूल ऑफ 10 फॉलो किया जाता है। मीन्स कि 10 ml 10% ओवर 10 मिनट्स इसे दिया जाता है। नंबर 3 अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है तो हमें पेशेंट को इंट्यूबेशन या फिर वेंटिलेशन पर रखना पड़ सकता है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं मैक्सल्फेट के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर हम मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इससे नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है। नंबर 2 इसे हेडेक, ब्लर विजन या फिर फ्लशिंग, ये मतलब मुंह पे गर्माहट महसूस होना हो सकता है। नंबर 3 इस पेशेंट को कन्फ्यूजन या फॉगीनेस हो सकता है। नंबर 4 इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू पल्मोनरी एडीमा और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। नंबर 5 इज कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। नंबर 6 इज़ यूट्रस को टोकोलिसिस करता है, मींस लेबर को प्रोलॉन्ग करता है। तो इस दौरान हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी फॉर द लंग इम्प्रूवमेंट ऑफ द बेबी भी दे सकते हैं। तो ये थे हमारे मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स। अगर हम डिस्कस करते हैं फीटल साइड इफ़ेक्ट्स, तो फीटल साइड इफ़ेक्ट्स इसके कोई भी नहीं होते हैं अनटिल अनलेस हाइपर मैग्नीसिया ना हो तो। रादर ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट डालता है, मीन्स ये न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, मीन्स ये सेरेब्रल पैल्सी को डिक्रीज़ करता है एंड पेरिनेटल मोर्टेलिटी को भी डिक्रीज़ करता है। नियोनेटल के इफ़ेक्ट्स तब देखे जाते हैं अगर हाइपर मैग्नीसिया, मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तब। नंबर 1 इज़ बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। नंबर 2 इज़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एंड नंबर 3 इज़ बोन डिमिनरलाइजेशन भी हो सकता है।
सो गाइज ये हमने पढ़ा मैक्सल्फेट के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट वेरियस रेजीम्स जो अब और अवेलेबल हैं। दैट इज़ एक्यूट फल्मिनेंट प्रीक्लेम्सिया, मीन्स कि पेशेंट को रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज है और रिपीटेटिव फिट्स आ रही हैं, तो हम पेशेंट को मिडाजोलैम भी दे सकते हैं। इसकी डोज रहती है 1 to 2 ग्राम इंट्रावेनस। अगर फिट्स प्रेजेंट हैं तो देन आफ्टर 10 मिनट्स इसे हम फिर से रिपीट्स कर सकते हैं। और डाइजिपाम और लीन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर 40 मिलीग्राम IV स्लोली हमें डाइजिपाम देना होता है, फॉलोड बाय 40 मिलीग्राम इन 500 ml D5 एट द रेट ऑफ 30 ड्रॉप्स पर मिनट। और हम फेनिटोइन थेरेपी विद ECG मॉनिटरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें इंट्रावीनस 10 ml पर kg स्लोली फेनिटोइन देना होता है। देन आफ्टर 2 hours इंट्रावीनस 5 मिलीग्राम पर kg फेनिटोइन देना होता है। देन आफ्टर 12 hours वी कैन स्विचेस टू ओरल 200 मिलीग्राम फेनिटोइन टैबलेट टिल 48 hours फॉलोइंग डिलीवरी। Then last is our lytic or cocktail therapy developed by the Mr. Menon in India. It is given like 25 milligram chlorpromazine and 100 milligram pethidine in 20 ml of D5 intravenous plus 50 milligram chlorpromazine and 25 milligram promethazine intramuscularly. Then followed by 50 milligram of chlorpromazine and 25 milligram of promethazine intramuscular alternately 4 hours till 24 hours. Then IV drip of 10% dextrose with 100 milligram pethidine at the rate of 20 to 30 drops per minute till 24 hours following the last fit. So guys, this was my video on anticonvulsants in pregnancy. आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।